एक क्वेश्चन दिया था हमने तुम्हें, एक स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल वाज cleaved with several different RE and the size of each fragment were determined by gel electrophoresis। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ लिया था। और ये कुछ डेटा है, ठीक है। तो इस डेटा से हमें क्या बताना था? इज द ओरिजिनल डीएनए इज लीनियर और सर्कुलर, ड्रॉ मैप ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट शोइंग डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मैप भी बनाना है हमें। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अगर हम बात करें, देखो ध्यान से सुनना, जैसे BAMH1 कट कर रहा है, एक फ्रेगमेंट दे रहा है, हिंट 3 भी एक फ्रेगमेंट दे रहा है, तो उसका मैप बनाएं। तो उसका अगर हम मैप बनाते हैं तो कुछ देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो डीएनए होगा ये ओरिजिनल डीएनए सर्कुलर होगा। उसका कारण मैं बताता हूँ अभी। ये सपोज करो ये ओरिजिनल डीएनए होगा, ठीक है, ये ओरिजिनल डीएनए सर्कुलर ही होगा। चलो ठीक है, अब डेटा में क्या दिया था कि जो इको R1 है, जब इको, अब देखो इसमें साइज दिया था क्या उसका 10। अच्छा ठीक है, अच्छा डेटा में क्या दिया है कि जो इको R1 से अगर कट करते हैं तो 2 फ्रेगमेंट मिलते हैं। क्या मनु बेटा? सर साइज 2.6 KB होगा। हाँ, साइज 2.6 KB है टोटल इसका। यस, 2.6 KB ही होगा, ठीक है। अब सुनो, अब क्या बोलते हैं, इको R1 से कट कर, तो बेटा डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो इको R1 से कट कर रहे हैं तो मैं सीधा का सीधा मैं बना देता हूँ। इको R1 से कट कर रहे हैं तो 1.3 और 1.3 का मिल रहा है। सपोज करो इको R1 एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है और इको R1 एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, इको R1, ठीक है। तो जब ये कट कर रहा है तो ये साइज 1.3 KB का इतना, और ये भी कितना 1.3 KB का इतना, इको R1 से 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं BAMH1। जब BAMH1 कट कर रहा था तो साइज मिल रहा था 2.6 का मिल रहा था एक अकेला साइज, ठीक है। तो BAMH1 को भाई सपोज करो वो एक ही जगह कट करेगा। सपोज करो BAMH1 यहाँ कट कर रहा है, जो BAMH1 ऐसे अकेला कट करेगा, BAMH1 बाकी कोई नहीं कट करेगा, तो ये ओपन हो जाएगा, पूरा का ओपन होके लीनियर बन जाएगा। ओपन हो जाएगा ना यहाँ से, तो पूरा हाँ लीनियर सर। बन जाएगा। हाँ, 2.6 KB का बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है, BAMH1 के बाद HIN3, जब HIN3 कट कर रहा था वो भी 2.6 का दे रहा था। तो सपोज करो HIN3 यहाँ से कट कर रहे हैं, ये मान लेते हैं HIN3, इसको मैं ऐसे लेता हूँ, ये रहा HIN3, ये रहा HIN3 यहाँ से कट कर रहे हैं। जब HIN3 कट कर रहा है, अकेला HIN3 काम करेगा पिंक वाला, तो भी डीएनए खुल जाएगा, 2.6 KB देगा, ठीक है। अब बात आती है अगर इको R1 और BAMH1 एक साथ कट करे, मैंने बताया था यहाँ पे इको R1 और BAMH1 तो 3 फ्रेगमेंट मिलते हैं, 1.3, 0.8, 0.5, ठीक है। देखते हैं एक बार इको R1 और BAMH1 का एक साथ। देखो इको R1 और BAMH1 कट करेगा, देखो इको R1 जब कट करेगा ये और ये दोनों कट करेगा तो 1.3 का ये वाला फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, 1.3। और जब BAMH1 कट कर रहा है तो BAMH1 कट करेगा तो ये वाला 0.5 KB का मिलेगा और ये वाला 0.8 KB। तो देखो 0.5 और 0.8 1.3 होता है, ठीक है। तो एकदम सही बनाया। अगर HIN3 वर्क नहीं कर रहा है, से एग्जाम्पल HIN3 वर्क नहीं कर रहा है, तो सॉरी, अगर HIN3 वर्क नहीं कर रहा है तो इको R1 जब कट करेगा तो इको R1 के कट करने से हमें पूरा 1.3 KB का मिल जाएगा ये, और 0.5 का ये और 0.8 का ये, बिल्कुल सही है डेटा, ठीक है। अगर इको R1 और HIN3 कट कर रहे हैं एक साथ, अगर इको R1 और HIN3 कट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा कुछ देखते हैं। ये था आपका HIN3, तो ये 0.6 KB का होगा, ये 0.7 KB का, 0.6 और 0.7 1.3 होता है, ठीक है। और ये पूरा कितना 1.3, तो ये भी डेटा मिल रहा है। तो जो एग्जैक्ट मैप बनेगा वो ये बनेगा। तो ये जो हमने बनाया ये एग्जैक्ट मैप है। अपना आंसर तुम चेक कर लेना। मनु यही बनाया था क्या? यस सर, यही बनाया था। हाँ, ये आंसर होगा। मैं तुम्हारा बना के दे दिया, जिसने होमवर्क नहीं किया वो दोबारा करेंगे भाई, तो कुछ कर नहीं सकते फिर। खैर अब आगे बढ़ते हैं।
जो आगे हमें पढ़ना है वो आगे है हमारा टॉपिक वेक्टर्स। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, तुम लोगों को पता तो है। तो मैं एक बार और बता, कोई बताएगा वेक्टर क्या होता यस सर, जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं होस्ट सेल में। है? अब क्या होते हैं वेक्टर, सुनो। सपोज करो भाई एक ये है ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है भाई, ठीक है। एक इंसान है। अब क्या काम कर रहे हैं इसका हम लोग, अच्छा। अब हम लोग ऐसा सोचते हैं, कोई सपोज करो इससे इसका हमने इंसुलिन जीन निकाल लिया है। वो कैसे निकालेंगे, इसका पूरा ऐसे निकालेंगे ना। इसके सेल लिया एक, कोई भी हेयर सेल, आरबीसी, कुछ भी, उस सेल से पूरा का पूरा डीएनए आइसोलेट कर लिया। इस डीएनए में ये इंसुलिन का जीन था। इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, कई सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, कई सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे जिसमें कि इंसुलिन का जीन भी होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से ये इंसुलिन का जीन निकाल लेंगे। तो ये जीन कौन सा आ गया, हमें इंसुलिन का जीन मिल गया। हम लोग चाहते हैं इसकी इंसुलिन जीन को हम लोग एक्सप्रेस कराना चाहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई के अंदर, या इसको हम इन विवो जीन क्लोनिंग करना चाहते हैं। इन विवो जीन क्लोनिंग, सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग जो पढ़ा था। तो हम लोगों को इसके अंदर किसके अंदर डालना होगा, इसके लिए इकोलाई के अंदर डालना होगा। ये रहा इकोलाई, ये इकोलाई का न्यूक्लियोइड है। तो ये इंसुलिन का जीन हम डायरेक्ट इकोलाई में ऐसे नहीं डाल सकते। हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक वेक्टर चाहिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक वेक्टर, वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड हो सकता है वो। ये वेक्टर डीएनए होगा, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद ये इंसुलिन का जीन इसके अंदर लाइगेट कर देंगे। तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। वेक्टर वेक्टर था ये। अब ये जाएगा इसके अंदर, अभी किसके अंदर डालेंगे, वेक्टर डीएनए को इसके अंदर, ठीक है। तो ये है वेक्टर, वेक्टर का काम ये क्या था, वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक व्हीकल है जो हमारे डिजायर्ड जीन को बाहर से किसी होस्ट के अंदर तक पहुंचा देता है। तो वेक्टर की डेफिनेशन सिंप्लीफाई करी हमने। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, या वेक्टर ऐसे नहीं बोलेंगे, वेक्टर एक प्लाज्मिड डीएनए है, या कोई भी एक ऐसा डीएनए है जो हमारे डिजायर्ड जीन को, जो हमारे डिजायर्ड जीन को, हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो वेक्टर इज अ व्हीकल व्हिच हैव्स टू ट्रांसफर द डिजायर फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल। ये वेक्टर है, ठीक है, एक इजी सी लैंग्वेज में। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वेक्टर की बहुत सिंप्लीफाइड वे में। तो वेक्टर क्या है, vector is the term refers to, vector is the term refers to DNA molecule, DNA molecule that that acts as transporting vehicle, that acts as transporting भावेश माइक ऑफ कर ले। माइक ऑफ कर लो। इसको पता ही नहीं अभी। माइक ऑफ भावेश। ठीक है। Is the term refers to a DNA molecule that acts as a transporting vehicle which carries foreign DNA, which carries foreign DNA from the test tube
टू द होस्ट सेल, टू द होस्ट सेल। ठीक है, तो ये वेक्टर है। तो देखा ना हमने वेक्टर यहाँ पे कि वेक्टर क्या था, फॉरेन डीएनए, इंसुलिन जीन फॉरेन डीएनए था ना, टेस्ट ट्यूब में ही होगा, ये बाहर हवा में तो रहेगा ही नहीं, टेस्ट ट्यूब में आइसोलेट करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब से होस्ट तक पहुंचा दें, ये होस्ट है, होस्ट तक पहुंचा दें तो किसके थ्रू पहुंचाते हैं, एक वेक्टर डीएनए की मदद से। ये वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बताएंगे। तो वेक्टर इज अ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल व्हिच हैज टू ट्रांसफर द डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम टेस्ट ट्यूब टू द होस्ट सेल। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, ये वेक्टर होता है। तो वेक्टर्स जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वेक्टर, सुनना। एक वेक्टर होता है, वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोनिंग वेक्टर, ये जो हमारे सिलेबस में है, और एक होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में नहीं दिया हुआ। क्लोनिंग वेक्टर देखो नाम बोल रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो हमारी डिजायर्ड जीन को क्लोन करने में काम आएगा। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या काम करता है, क्लोन करता है डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड जीन को क्लोन करने के काम आएगा। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, ये ऐसा वेक्टर होता है जो फॉरेन डीएनए होता है हमारा, कोई फॉरेन डिजायर्ड डीएनए होता है, डिजायर्ड डीएनए को होस्ट में जाकर ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, मतलब एक्सप्रेशन कराएगा उसका, ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद उसका ट्रांसलेशन भी कराएगा, मतलब जीन एक्सप्रेशन कराएगा। तो क्लोनिंग वेक्टर किस लिए काम आते हैं, डिजायर्ड जीन को क्लोन करने के काम आते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर किसके काम आते हैं, जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है फॉरेन जीन, वो होस्ट के अंदर एक्सप्रेस कर पाए। जो हमारा जैसे इंसुलिन जीन था, इंसुलिन जीन, अब इसको होस्ट के अंदर डालें और होस्ट के अंदर इंसुलिन जीन क्या करे, इंसुलिन प्रोटीन बना दे, इंसुलिन प्रोटीन बना दे। तो इंसुलिन प्रोटीन कब बनाएगा, जब इंसुलिन जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इंसुलिन एमआरएनए बनाएगा, इंसुलिन एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगी तो इंसुलिन प्रोटीन बनेगी। तो उसको वो ऐसा कौन कराता है, वो ऐसा एक्सप्रेशन वेक्टर कराते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर क्लोन कराते हैं, इस इंसुलिन की 100 कॉपी बनानी है तो क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। तो वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर और एक एक्सप्रेशन वेक्टर। हमारे एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है वो क्लोनिंग वेक्टर दिया हुआ है, तो डिस्कस करते हैं उसे। तो नेक्स्ट सर तो हमारे डिस्कस में तो करेंगे वो दोनों क्लोनिंग। होने चाहिए ना सर। क्या बेटा, सर हमारे में तो दोनों कैरेक्टर होने चाहिए ना, क्लोनिंग भी और एक्सप्रेसिंग भी, किसके अंदर, हमारे वेक्टर के अंदर जो हम लें, या एक से एक? हाँ मतलब बेटा वो डिजाइन वो देखना पड़ता है कि उसका साइज क्या होगा वेक्टर का, उसका उसके ओराई कितने होंगे उसमें, वो सब देखते हैं हम फिर। ठीक है, वो हम डिजाइन करते हैं भाई। अगर कोई एक्सप्रेशन वेक्टर है तो वो ऐसा होना चाहिए जो एफिशिएंटली ट्रांसक्रिप्शन करा दे, एफिशिएंटली ट्रांसलेशन करा दे। ओराई की पोजीशन देखेंगे उसमें, नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा, ठीक है। ओराई उसमें कोई मतलब अनवांटेड सीक्वेंसेस ना हो। लेकिन जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर होगा उसमें ओराई देखेंगे, ओराई अच्छा होना चाहिए, जल्दी से रेप्लिकेशन करा दे, नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा बना दे। तो ये वेक्टर हम चूज करते हैं। तो हम डिजायर्ड वेक्टर जब चूज करते हैं, हम खुद बनाते भी हैं वेक्टर्स को, तो हम उस हिसाब से देखेंगे क्लोनिंग करने जा रहे हैं हम एक्सप्रेशन, तो क्लोनिंग करने जा रहे हैं तो वेक्टर अलग होगा, एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं तो वेक्टर अलग होगा। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर्स सर क्या होते हैं। हाँ, सर एक ही वेक्टर में दोनों क्वालिटीज भी हो सकती हैं? हो सकती हैं, एक ही वेक्टर में दोनों क्वालिटीज भी हो सकती हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब सुनो, ओके सर। क्या बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर, हाँ क्लोनिंग वेक्टर इज, लिख देता हूँ, इज यूज टू क्लोन, इज यूज टू क्लोन फॉरेन डीएनए, इज यूज टू क्लोन फॉरेन डीएनए। ठीक है, अच्छा। अब हम बेटा यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, देखो 3-3 मार्क कर दिए। क्या है ये, इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर्स के क्या फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो 3 फीचर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहला फीचर प्रेजेंस ऑफ ओराई, प्रेजेंस ऑफ ओराई होना चाहिए। ओराई होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तुम लोगों को पता होना चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बेटा ओराई ही बोलते हैं हम लोग। दूसरा फीचर क्या होना चाहिए, दूसरा फीचर होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर का होना।
ये होता क्या है अभी पढ़ेंगे बेटा। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ये दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट्स। तीसरा फीचर होना चाहिए क्लोनिंग साइट्स। ये क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, क्लोनिंग साइट्स। तो 3 फीचर होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में। तो अगर तुमसे कुछ पूछता है कि क्लोनिंग वेक्टर के क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है, तो तुम लिखोगे 3 फीचर, ओराई का होना, सिलेक्टेबल मार्कर का होना और क्लोनिंग साइट्स का होना। ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर हैं। अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ओराई। पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ ओराई। ओराई तुम्हें पता है ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब सुनो, सपोज करो एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर डीएनए, ये यहाँ पे ओराई है इसका, दिस इज ओराई। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, इसको रिस्ट्रिक्शन से एंडोन्यूक्लियस से कट किया और हमने यहाँ पर एक अपना डिजायर, ये हमारा एक डिजायर्ड फॉरेन डीएनए था, इसको हमने यहाँ पे लाइगेट करा दिया। ठीक है, डीएनए लाइगेज को यूज कर कर ये लाइगेट हो गया। ठीक है, ये बन गया अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसके अंदर ओराई तो है ही, ये रस का ओराई, ये क्या है इसका ओराई। तो ओराई क्या काम करेगा बेटा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तुम लोगों को पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे क्या करते हैं, डीएनए ए प्रोटीन ये सब करेंगे काम, तुम लोगों को मैंने रेप्लिकेशन में पढ़ाया है। हाँ, अगर ओराई नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये ओराई इस वाले डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा, इसको रेप्लिकेट कराने में हेल्प करेगा। तो जब रेप्लिकेट करेगा तो इसकी कई सारी कॉपी बन जाएंगी। अगर ये ओराई नहीं हुआ तो ये रेप्लिकेशन हो पाएगा क्या इस फॉरेन डीएनए का? नहीं हो पाएगा। डीएनए नो सर, पॉलीमरेज इस रेप्लिकेशन बबल नहीं बनेगा। यस। तो यही कारण है कि हम लोग जब फॉरेन डीएनए कोई लेते हैं, जब कोई फॉरेन डीएनए लेते हैं, ये रहा जैसे इंसुलिन का जीन फॉरेन डीएनए था, हम इसको डायरेक्टली होस्ट में नहीं डालते। अगर डायरेक्टली होस्ट में डाल दिया तो इस इंसुलिन जीन में तो ओराई तो है ही नहीं, इस इंसुलिन जीन में ओराई तो है ही नहीं। तो अगर डायरेक्टली इसके अंदर डाल देंगे हम होस्ट के अंदर, तो ये कैसे करेगा रेप्लिकेट? रेप्लिकेट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर रेप्लिकेट नहीं कर पाया तो उसकी कॉपीज नहीं बनेगी। इसलिए हमने, ये भी कारण था कि वेक्टर लिया और इस वेक्टर में ओराई था। जब ओराई था तो उसने फॉरेन डीएनए को क्या करा दिया? रेप्लिकेट करा दिया। तो डेट मीन्स ओराई का होना बहुत जरूरी है। ओराई होगा तभी रेप्लिकेशन पॉसिबल है हमारे फॉरेन डीएनए का, तभी हम वेक्टर चूज करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का इंपॉर्टेंट पहला फीचर हमने लिख लिया, मैं इसको लिख देता हूँ। एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी टू replicate, ability to replicate foreign DNA, replicate, ठीक है, फॉरेन डीएनए इन होस्ट सेल। ठीक है, तो हम लोग ऐसा वेक्टर चूज करते हैं, ऐसा ओराई चूज करेंगे जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो, जिसका कॉपी नंबर, सॉरी, कॉपी नंबर ज्यादा हो। मतलब ऐसा ओराई चूज करेंगे जो रेप्लिकेशन करे, अच्छे से एफिशिएंटली रेप्लिकेशन कर दे और उसको ज्यादा मैक्सिमम कॉपीज बनाए। तो कॉपी नंबर ज्यादा वाला ओराई चूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम एनसीईआरटी से भी रीड कर लेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर। समझेंगे इसको पहले, फिर हम तुम्हें लिखेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? अगर तुम लोगों को याद हो, जब हम बायोटेक पढ़ रहे थे तो बायोटेक में मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक चीज बताई थी कि तुम्हें कि कोई फॉरेन डीएनए है, ये कोई फॉरेन डीएनए है, इसको इसको हमने एक वेक्टर है भाई, एक प्लाज्मिड वेक्टर है, इसको हमने कट किया होगा आरी से, डीएनए लाइगेज को चूज कर कर इसको हमने क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। ये सर 3 टाइप के बनते, ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म। हाँ, सिलेक्शन करते हैं ना। तो अब बेटा इसमें ओराई तो है ही ओराई है। ठीक है, अब हमने क्या काम किया बेटा? अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करी हमने। हमने क्या करी थी? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमें तुम्हें बताया था, ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अगर टेस्ट ट्यूब से कोई डीएनए वो सेल के अंदर चला जाए तो अब क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन में 3 पॉसिबिलिटीज आई थी, तुम लोगों को याद हो तो। 3 पॉसिबिलिटी, 3 ही इक्वल आए थे। यस सर।
Transformed, Sir, non-transformed. transform cell without replication, transform with हाँ, तो सपोज करो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, इसमें गया ही नहीं, तो मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड विद ट्रांसफॉर्म सेल with recombinant DNA. This is transformed without recombinant DNA. Transformed without recombinant DNA. Transformed तो हुआ, और ये नॉन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे, याद करो, सिलेक्शन करते थे, तो सिलेक्शन किसका करते थे, ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन करते थे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल का। तो ये दो सेल सिलेक्ट हो जाते थे। अब वो सिलेक्शन कैसे करते हैं, उन सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। रेजिस्टेंट जीन। हाँ, अब सुनना ध्यान से, अब सुनेंगे बेटा। अब ये सिलेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अभी सिलेक्टेबल मार्कर होता क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आएगा। भाई सपोज करो ये वेक्टर था, इसके अंदर ओराई तो था ही था, इसमें हमने एक फॉरेन जीन लाइगेट कर रखा था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये रहा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए था इसमें। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो हमारा वेक्टर होता है ना, वेक्टर में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, जिसे मैंने यहाँ बना दिया, मैंने इसमें बना दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो अब ध्यान सुनेंगे बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, अभी समझ आएगा। अच्छा, ये जो ई कोलाई होता है, ये सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे मैंने बताया ओराई हो गया और टेट्रासाइक्लिन जीन है इसमें, और ये हमारा क्या है, फॉरेन डीएनए जो लाइगेट हुआ है। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ है। ठीक है, अब सुनो, ये जो ई कोलाई होते हैं, ई कोलाई जो होस्ट था, ई कोलाई इसका न्यूक्लियोइड है, तो जो ये न्यूक्लियोइड है इसका, ये जो ई कोलाई होते हैं बेटा, ई कोलाई आर सेंसिटिव, आर generally sensitive to antibiotics, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर इस ई कोलाई को हम लोग एक मीडियम लें, कल्चर एक ऐसा मीडियम लें जिसमें टेट्रासाइक्लिन हो, सपोज करो टेट्रासाइक्लिन है, इस मीडियम में, कल्चर मीडियम में क्या है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, तो अगर इस ई कोलाई को इसमें डाल दें, किसमें डाल दें, इस टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ई कोलाई को अगर डाल दें, तो क्या ये ई कोलाई सरवाइव कर पाएगा या मर जाएगा? मर जाएगा सर, नहीं कर पाएगा सर। हाँ, नहीं कर पाएगा मर सर। जाएगा, सेंसिटिव है ना, तो ई कोलाई डज नॉट ग्रो इन दिस मीडियम एंड ई कोलाई डाइज, इस मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, तो ई कोलाई डज नॉट ग्रोज इन दिस मीडियम, वो इस मीडियम में ग्रो करेगा ही नहीं। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, अगर हम ये जो हमारा डीएनए था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, जिसमें ओराई भी था, सिलेक्टेबल मार्कर भी, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, और फॉरेन डीएनए भी है, ट्रांसफॉर्मेशन कराई हम लोगों ने, क्या कराई, ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या कराई, ट्रांसफॉर्मेशन, चलो करा ली ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज करो एक ई कोलाई था, ये तो उसका न्यूक्लियोइड ही है, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, ठीक है, ये इसका ओराई था, और ये जो साइट थी इसमें, ये थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर था। अब अगर हम इस ई को एक मीडियम ले, एक कल्चर मीडियम ले, ठीक है, मीडियम ले, और इस मीडियम में क्या डाल दें, इसमें अगार के साथ टेट्रासाइक्लिन डाल दें, टेट्रासाइक्लिन। अब मुझे बताओ, जब इस ई कोलाई को इसमें डालेंगे, ग्रो कराएंगे, तो क्या ये ई कोलाई ग्रो करेगा या मारा जाएगा? ग्रो कर जाएगा। हाँ,
अब ये इकोलाई ग्रो कर जाएगा। क्यों ग्रो कर जाएगा? उसका कारण ये है क्योंकि इस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था हमारा, इसमें प्लाज्मिड वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, रेजिस्टेंट। इस जीन ने इस इकोलाई को बचा लिया और ये इकोलाई इसमें आराम से ग्रो कर पा रहा है। तो इसका मतलब अगर इकोलाई इसमें ग्रो कर पा रहा है, वैसे अगर अकेला इकोलाई होता जिसमें कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट होता, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई होता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब जिसके अंदर बाहर से कुछ डीएनए गया ही नहीं है, तो इस ये इकोलाई तो मारा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो इकोलाई था यहाँ पे वो सरवाइव कर रहा है। तो इसका मतलब इस इकोलाई के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो कुछ ना कुछ क्या हुआ है कि बाहर से एक प्लाज्मिड वेक्टर गया है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें टेट्रासाइक्लिनेशन जीन था, जिसके कारण ये इकोलाई ग्रो कर पा रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दैट मीन्स ये इकोलाई ट्रांसफॉर्म्ड है। ये इकोलाई क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, हमने ये नहीं बताया अभी ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए से या नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर कोई नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होता तो भी ग्रो कर पाता। सोचो ऐसे, अगर ये उसका न्यूक्लियोइड है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो रही और ये टेट्रासाइक्लिनेशन जीन, तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट होता तो भी ग्रो करता। सोचो एक बार, करता नहीं करता? प्लाज्मिड तो है ही। बिल्कुल। तो मतलब हमने यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट था जिसमें हमने 3 पॉइंट लिए थे, तो हमने इन 2 को सिलेक्ट कर लिया ना। सोचो, ट्रांसफॉर्म सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्म विदाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन 2 को तो सिलेक्ट कर लिया ना। नॉन ट्रांसफॉर्म को एलिमिनेट कर Yes, दिया sir. क्योंकि वो तो मारे गए थे। ठीक है, Yes, तो sir. हाँ, इसका मतलब सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर जो टॉपिक पढ़ रहे थे सिलेक्टेबल मार्कर का, यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर आर नथिंग बट दे आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन व्हिच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल। हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। तो इसकी सर थ्योरी विदाउट समझाई आर थी। डीएनए में कैसे ग्रो कर जाएगा वो? क्या बेटा? विदाउट, क्योंकि ये सुनो ना मनु, जो हमारा विदाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, अब मुझे बताओ, ये प्लाज्मिड है, वेक्टर है, इस वेक्टर में ओरई तो था ही, टेट्रासाइक्लिनेशन जीन भी था, लेकिन फॉरेन डीएनए नहीं था ना। तो जब टेट्रासाइक्लिनेशन जीन था तो ये ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। तो ये जो इकोलाई था ट्रांसफॉर्म तो हुआ, लेकिन किससे ट्रांसफॉर्म हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। तो इस नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेट्रासाइक्लिनेशन जीन तो है ही। सोचो एक बार। अच्छा, यस सर, मुझे लगा सर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ही डिजायर्ड है। नहीं नहीं, डिजायर्ड जीन तो इंसुलिन था ना, फॉरेन डीएनए तो इंसुलिन लिए रखा था हमने, टेट्रासाइक्लिनेशन जीन तो है ही, वेक्टर ऐसे Yes. चूज किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब इसका सिलेक्टेबल मार्कर है क्या, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में लिख देते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर, तो सिलेक्टेबल मार्कर जेनेटिक मार्कर होते हैं, और जेनेटिक मार्कर टू सिलेक्ट for host cell, to select the host cell, for host cell containing the vector, host cell जिसमें वेक्टर हो उसको सिलेक्ट करने में काम आता है। ठीक है, it helps in identifying and eliminating आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग ट्रांसफॉर्म्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को आइडेंटिफाई करेगा और नॉन ट्रांसफॉर्म को एलिमिनेट करेगा। ट्रांसफॉर्म सेल एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो ऐसे इकोलाई जिसमें हमारा प्लाज्मिड वेक्टर गया वो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। बट वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा, ये बातें हो गई हमारी। अच्छा, नॉर्मली जो जीन्स, अब सुन लेना, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे हम इसका, नॉर्मली जीन्स कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जीन्स कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सच एज, कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन यूज किया था हमने, कैनामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, एम्फिसिलिन, कैनामाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ब्लियोमाइसिन एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। एक पॉइंट मैंने बताया था, जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई नॉर्मली वो सेंसिटिव होता है एंटीबायोटिक्स के लिए। ई कोलाई है, ई कोलाई नॉर्मली कैसा होता है, सेंसिटिव होता है एंटीबायोटिक्स के लिए, तो वो पॉइंट भी लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं, ई जनरली होस्ट सेल, जनरली होस्ट सेल, होस्ट सेल जो हमारा इस केस में ई कोलाई था, इज sensitive, is sensitive to antibiotics, to antibiotics। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्लोनिंग सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ फिनिश हो गया। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली क्लोनिंग वेक्टर की, प्रेजेंस ऑफ ओराई एंड सिलेक्टेबल मार्कर। जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग हाँ। साइट्स। हाँ बेटा, सर सिलेक्टेबल मार्कर के लिए जीन्स कोडिंग फॉर एंजाइम भी कैसे चूज कर सकते हैं? जैसे आपने बताया था वीडियो में, लेग-जेड जीन भी चूज कर सकते हैं अगर हमें सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। हाँ वो नेक्स्ट टॉपिक है मनु, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल उस पर भी आएंगे अभी। तो बेटा अभी हम क्लोनिंग साइट डिस्कस करते हैं। क्लोनिंग साइट क्या होती हैं आप सुनना, पहले मैं एक पॉइंट लिखता हूँ उसके बारे में, फिर समझाते हैं। ठीक है, क्लोनिंग साइट्स एक्चुअली दे आर द यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम sites for insertional, for inserting, for ऐसे लिखते हैं, for insertional cloning। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, अब सुनना भाई, एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है, हमने इसमें ओराई है, ये बना लिख देते हैं ओराई। ठीक है, इसमें एक और जीन है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पर ना, इस पे एक साइट है जहाँ पे इको R1 कट करता है, और यहाँ पर एक साइट है जिसमें HIN3 कट करता है। अब मुझे ध्यान से सुनना, अगर सपोज करो इस वेक्टर में इको R1 और HIN3 के लिए साइट है, क्योंकि तुम्हें पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एक यूनिक साइट पे काटते हैं। वो यूनिक साइट क्या होती है, पैलिंड्रोम्स। इको R1 के लिए GAATTC पैलिंड्रोम है, तुम लोगों को पता है। अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो कट करेगा ही नहीं। तो इस प्लाज्मिड में ये दो, सपोज करो दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहे हैं, तो जब ये दो कट कर रहे हैं, सपोज करो हमने इनको लगा भी दिया, कट कर भी दिया, ये एंजाइम दे दिए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, सोचो, ओराई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, और ये ओपन हो गया, यहाँ पे हम डिजायर्ड जीन अपना DNA लाइगेज से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA बना सकते हैं। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर, इसको रब कर देता हूँ एक बार, अगर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट ही ना होती, तो उससे कोई सा भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो कट ही नहीं कर पाएगा, तो क्या तुम रिकॉम्बिनेंट DNA बना पाते? क्या रिकॉम्बिनेंट नहीं No, बन sir. पाता, कभी नहीं बन पाता रिकॉम्बिनेंट DNA। तो मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए इस वेक्टर पे ऐसी साइट्स होनी चाहिए जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर पाए, अगर वो कट करेगा तभी यहाँ पे फॉरेन DNA लाइगेट हो पाएगा, डिजायर्ड DNA लाइगेट हो पाएगा। अगर वो कट ही नहीं कर पाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं होगी, तो वेक्टर बेकार है हमारे लिए, तो फॉरेन DNA को तो लाइगेट लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये वेक्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेकार। आ गया वो पेज,
ठीक है, पता नहीं इसमें क्या हो गया। ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा। ये वेक्टर मान लीजिए बेकार हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं, फिर लिखते हैं इसके बारे में, कुछ समझते हैं इसको फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लोनिंग साइट्स। तो क्लोनिंग साइट्स मैंने बताया था, दे आर यूनिक साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? यूनिक रिस्ट्रिक्शन, यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम sites for insertional cloning, for insertional cloning। ठीक है भाई, चलो ये बात तो हो गई। अब सुनो, सपोज करते हैं कि भाई वेक्टर का ये हमारा ओरई था, ये हमारा एम्परसेंड रेजिस्टेंस साइट है। ठीक है, यहाँ पर इको R1 कट कर पा रहे हैं और बैम H1 कट कर पा रहे हैं, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। तो अब तुम लोगों को ना एक आंसर करना है। मैं कुछ यहाँ पे वेक्टर बना रहा हूँ रैंडमली, और तुम्हें बताना हो कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, सोच के बताना, मैं रैंडमली बना रहा हूँ। 1 2 3 4 वेक्टर बनाए। ठीक है, इन चारों में ओरई है, ओरई ये रहा, ओरई चारों में है। ठीक है, इन चारों में सिलेक्टेबल मार्कर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट। तो पहला क्राइटेरिया प्रेजेंस ऑफ ओरई पूरा हो रहा है, दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्टेबल मार्कर्स वो भी पूरे हो रहे हैं। अब सुनो नेक्स्ट, यहाँ पर ना इस वाले में एक एंजाइम कट करता है इको R1। ठीक है, इको R1 यहाँ भी कट करता है, इको R1 यहाँ भी कट कर रहा है, और यहाँ पे कट कर रहा है बैम H1, और यहाँ पे भी कट कर रहा है बैम H1। तो ये पहला वेक्टर है। ठीक है, दूसरा वेक्टर में देखना जरा एक बार, यहाँ पे कट कर रहा है इको R1, यहाँ पे कट कर रहा है बैम H1, यहाँ पर कट कर रहा है साल1। ठीक है, यहाँ पर कट कर रहा है N3, यहाँ पे कट कर रहा है क्लावन। तो ये वेक्टर, दूसरा वेक्टर बनाया। तीसरा वेक्टर बना लेते हैं एक बार। ठीक है, एक तीसरा वेक्टर ले लेते हैं, कोई सा कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है इको R1, यहाँ पे कट कर रहा है बैम H1। चौथा वेक्टर ले लेते हैं अब। चौथा वेक्टर में यहाँ पे कट कर रहा है इको R1, यहाँ बैम H1, यहाँ पे कट बैम H1, और यहाँ पे भी कट कर रहा है इको R1। ठीक है, तो बेटा चार वेक्टर बनाए, एक सेकंड, 4 वेक्टर बनाए, 1 2 3 4। तो बेटा सोच के बताओ कि कौन सा वेक्टर सही है और क्यों। सेकंड सर, क्योंकि उसके बाद ना बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पर ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है। और कोई बच्चा बोलेगा? यस सर, यही सेम। यस, और कोई बोलेगा? सोच लो बेटा, स्क्रीन पे है सारी फोटो, कौन सा तुम लोग यूज करोगे रिसर्च के लिए? वैसे चारों से बेटर सर हो सकता था कोई, मतलब एक कमीशन चारों में ही है। निशा सेकंड क्यों यूज करोगे, बोलो। सर एक रेस्ट्रिक्शन मतलब एक एंजाइम में मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट एक ही होती है। अच्छा, इसलिए। और कोई बच्चा बोलेगा? और कोई नहीं बोलेगा भाई। अब सुनो, अगर पहला हम यूज करते, पहला वेक्टर यूज करते, तो देखो इको R1 कितनी जगह से कट कर रहा है, 3 जगह से। तो अगर इको R1 यूज कर लेंगे तो इको R1, हाँ,
तो E-carbon यूज कर लिया, सपोज करो E-carbon यूज कर रहा है हमने, चलो मान लिया। एक तो यहाँ से कट कर, ये तो पूरा ही कट हो गया। एक तो ये हाथ से हटा देगा, एक हल्का सा कट लगा, मतलब ये पूरा ही चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ से कट कर दे, एक यहाँ से कट कर देगा इसको, ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी कट हो जाएगा, ये वाला भी पार्ट कट हो जाएगा। तो बताओ अगर अकेला E-carbon यूज किया तो क्या हम लोगों को 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे? ये 4 मिलेंगे, यस सर, 3 तीन मिलेंगे, मिलेंगे 4? सर अकेले E-carbon करेंगे तो 3 मिलेंगे। हाँ, अगर हमने E-carbon, हाँ, अगर E-carbon के साथ BAM-H1 भी यूज कर लिया तो कितने मिल जाएंगे? 5। 5 मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे? 4 मिलेंगे सर। E-carbon के साथ BAM-H1 हाँ सर देखो ना, 5 मिलेंगे, 5 मिलेंगे सर, 5। यस सर 5। 5 मिलेंगे। अब मुझे बात, अब ध्यान सुनना बेटा। E-carbon यूज करा हमने, तो E-carbon ने यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया। तो बेटा अगर ये सारा पार्ट कट हो गया, डिजायर्ड डीएनए तो हमें एक ही जगह लगाना है। तो अब ये सारे पार्ट अलग अलग हो गए, तो अब तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई ना। तो अगर सारे से सारे पार्ट अलग, अगर BAM-H1 भी यूज कर लिया हमने, तो BAM-H1 यूज करो तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3, 4, 5 फ्रेगमेंट, तो इतने सारे फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएंगे केवल 2 एंजाइम के यूज कर कर। इसमें देखो, इसमें चलो E-carbon BAM-H1 है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी यही है, E-carbon कितनी जगह कट कर रहा है? 2। BAM-H1 कितनी जगह कट कर रहा है? 2। तो ये भी गड़बड़ है। एक एंजाइम यूज करेंगे तो एक एंजाइम अलग अलग जगह से काट रहे हैं। अब देखो इसमें और इसमें, सेकंड और थर्ड में देखना, सेकंड वाले में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहे हैं, और वो सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही जगह कट कर रहे हैं। क्लावन यहाँ कट करेगा, E-carbon यहाँ, BAM-H1 यहाँ पर, HIN3 यहाँ पर, और SAL1 यहाँ पर। लेकिन इस वाले में भी है, लेकिन इसमें उसमें वो फर्क क्या है? सपोज करो तुम्हारा डिजायर डीएनए, ठीक है, एक डिजायर डीएनए वो 5 kb बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 kb। और अगर हम E-carbon और BAM-H1 यूज करते हैं तो ये जो गैप जनरेट होता है, ये गैप केवल 2 kb का जनरेट होता है। तो क्या हम 5 kb का डाल सकते हैं यहाँ पर? नहीं डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चॉइस है, देखो, अगर हम यहाँ पे क्लावन और HIN3 यूज करेंगे तो एक बड़ा फ्रैगमेंट मिल जाएगा, बड़ी जगह मिल जाएगी डीएनए को इंसर्ट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की जगह मिल जाएगी। ये क्लावन और SAL1 यूज करते हैं तो और बड़ी जगह मिल जाएगी। अगर हमें कोई छोटा सा डीएनए लगाना है तो E-carbon और BAM-H1 यूज करेंगे। तो हमारे पास चॉइस ज्यादा है यहाँ पर कि भाई कितना बड़ा फ्रैगमेंट है, कितना छोटा फ्रैगमेंट लगा सकते हैं। तो क्लोनिंग साइट्स वो होती हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, और प्रेफरेबली एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक जगह कट करना चाहिए, और वो वेक्टर कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होना चाहिए। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ, in order to link a foreign DNA, इसको कोई डाउट होगा तो पूछेगा बेटा। In order to link a foreign DNA, vector needs yes, in order to link a foreign DNA, vector needs, ठीक है, vector needs to have Restriction site for many a enzymes, but a same single, restriction site for others. a single restriction site, a single restriction site for particular restriction enzyme, for particular restriction enzyme, for particular restriction enzyme, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ more than one, presence of more than one restriction site, presence of more than one restriction site in vector for particular restriction enzyme
a particular restriction enzyme will generate several fragments which complicates the gene cloning मतलब कहने का मतलब ये है कि वेक्टर में एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई पर्टिकुलर एक ही जगह कट करना चाहिए। अगर ये एंजाइम बार बार हर जगह से कट करेगा तो ये वेक्टर बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? तो एक ये फ्रेगमेंट निकाल देगा, एक यहाँ से ये फ्रेगमेंट निकाल देगा, एक ये फ्रेगमेंट निकाल देगा। तो देखो अब डिजायर जीन तो एक ही जगह लगाना है, ना। तो ये गैप जनरेट हो गया, ये गैप जनरेट हो गया, तो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कई सारे फ्रेगमेंट बना दिए तो बेकार है। तो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल एक ही जगह कट करना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर कई जगह से कट करेगा तो वो सेवरल फ्रेगमेंट्स बना देगा और वो फायदा नहीं है, क्योंकि हमें एक ही जगह कट करना चाहिए, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसा वेक्टर है यहाँ पे हमें चॉइस है, यहाँ पे इको R1 कट कर रहा है, यहाँ पर बैम H1 कट कर रहा है, यहाँ पर साल1 कट कर रहा है, यहाँ पर HIN3 कट कर रहा है, ओराई भी है यहाँ पर और सिलेक्टिव मार्कर भी है, वो मैंने बनाए नहीं। सपोज करो एक फॉरेन डीएनए, ये 5 kb का साइज है, इसका कितने का साइज है? 5 kb। तो अब हम लोगों के पास चॉइस है, देखो अगर इको R1 बैम H1 से कट करेंगे तो छोटी जगह जनरेट होगी, यहाँ पे 5 kb का एक मिनट, जहाँ पे 5 kb का आ नहीं पाएगा, यहाँ पे 5 kb का आ नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इको R1 और HIN3 से कट कर दें तो क्या होगा? उसका रिजल्ट ये, इको R1 से और HIN3 से कट कर दें तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, देखेंगे। ये पूरा का पूरा निकल गया ना, यहाँ से ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट निकल गया और हम यहाँ पर 5 kb का बड़ा वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे लाइगेट कर सकते हैं। अगर सपोज करो एक हमारा डिजाइन डीएनए केवल 2 kb का है तो हम लोग देखेंगे कि भाई इको R1 और बैम H1 अगर इसे कट करते हैं तो छोटा साइज जनरेट होता है, तो कुछ इको R1 और बैम H1 यूज करते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। देखो इको R1 से और बैम H1 से केवल ये निकला, तो यहाँ पर हम अपना डिजायर्ड जीन लाइगेट कर देंगे तो छोटा फ्रेगमेंट भी लाइगेट हो गया। तो इस वेक्टर के पास बहुत सारी चॉइसेस है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा वेक्टर चूज करेंगे जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक जगह कट करे और वहां पे चॉइसेस ज्यादा हो, तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो जैसे हमने क्लोनिंग साइट्स ये होती हैं, तो हमने 3 फीचर पढ़े, प्रेजेंस ऑफ ओराई, सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट्स। तो किसी को कोई दिक्कत है, कोई पूछना चाहता है इसमें? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मेरे क्वेश्चन है तुम लोगों से, अगर सपोज करो एक लीनियर डीएनए है और वहां पर कोई एक रिस्ट्रिक्शन, कोई वहां पे सपोज करो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 4 जगह से कट कर रहे हैं, उसे जगह से कर रहे हैं 4 अलग अलग जगह से, तो मुझे बताओ उसमें कितने फ्रेगमेंट जनरेट होंगे? 5 बिल्कुल सही। 5 बिल्कुल सही बोला। 5 देखो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये। अगर सर्कुलर डीएनए वो 4 जगह से कट कर रहा है तो कितने फ्रेगमेंट आएंगे बताओ? सर 3 4 ही आएंगे, फिर से 4 4 आएंगे सर्कल में। सर 4 4 ही आएंगे। हाँ मतलब इसका मतलब अगर कोई लीनियर डीएनए होता है तो वहां पे जो फ्रेगमेंट होते हैं वो एक ज्यादा आएगा। वो 4 जगह कट करे तो 5, 1 2 3 4 5, लेकिन सर्कुलर डीएनए में उतने के उतने ही आते हैं। तो तुम उससे पता लगा सकते हो कि कोई लीनियर डीएनए या सर्कुलर डीएनए, तो थोड़ा याद रखना ये, ठीक है। ये सर ये वाला चीज याद क्वेश्चन। एग्जैक्टली जैसे पिछले क्वेश्चन में था। चलो खैर, हम लोगों ने यहाँ पर फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर डिस्कस कर लिए। तो किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में 3 जो पढ़े हमने। सर अगर किसी प्लाज्मिड में सर इको R1 के 2 साइट हैं तो सर वहां पे इको R1 2 जगह काटेगा तो सर हमें फ्रेगमेंट मिल जाएंगे ना डीएनए को लगाने के लिए अपने? अगर मुकुल देखो क्या है, सपोज करो एक वेक्टर है जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक वेक्टर उसमें ओराई सब है, वो मैं बना नहीं रहा। चलो
यहाँ पे इको R1 यहाँ कट कर रहा है और इको R1 यहाँ कट कर रहा है ना? ये कह रहे हो? यस तो जब इको R यहाँ पे हाँ तो इसमें ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा उसका, कट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी 3 साइड होती तो और दिक्कत आती, तो उसका रिजल्ट Yes, ऐसा आएगा। sir. लेकिन हम उसको चूज करेंगे, हम ऐसा तो चूज करेंगे नहीं केवल इको R1 कट करें, तो हम ऐसा चूज करते हैं लाइक दिस, जिसमें चॉइसेस ज्यादा हो हमारे पास। Yes, sir. तुम्हारा क्वेश्चन क्या चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक लिमिटेड लेंथ का ही लगा पाएंगे, ठीक है, हम ऐसे चूज करेंगे नहीं पर, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है बेटा? कुछ पूछना है क्लोनिंग साइट्स, रिस्ट्रिक्शन, सिलेक्टेबल मार्कर और उसके बारे में? चलो ठीक है, नहीं पूछना। तो बेटा ये हमारा था। अब सुनना आगे, मैं यहाँ पर एक वेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आर्टिफिशियल वेक्टर, दैट इज PBR322। तो वो तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, एक तुम्हें मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूँ कुछ। मैं एनसीईआरटी की बुक में नहीं खुलेगी, भी नहीं खुलेगी, मैं है नहीं अभी, चलो कोई नहीं। उस दिन खोली थी सर आपने। हाँ बेटा एक मिनट ना, मैं तुम्हें अगर टैलेंट का मॉड्यूल भी होगा तो चेक कर, पता नहीं है या नहीं, चलो कोई नहीं। इसमें है ही नहीं। यस, देखना बेटा हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर। ये क्लोनिंग वेक्टर्स है, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, दैट इज ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट्स। तो तुम लोगों का काम है ये कि तुम लोग ना आज घर पे पढ़ोगे बैठकर, ये पूरा एनसीईआरटी रीड करोगे, बाकी फिर मैं डिस्कस करा दूंगा। अगर कहते हो तो मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पे अभी। देखो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? You know that plasmid and bacteriophages have the ability to replicate within the bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। भाई अगर एक बैक्टीरिया है, उसका ये न्यूक्लियोइड है, एक अगर प्लाज्मिड आता है उसमें ओरा ही होता है, तो प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है इन टू दिस न्यूक्लियोइड। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाता है, तुम्हें पता है। सेम ऐसे ही बैक्टीरियोफाज, अगर कोई वायरस आया और अब उस वायरस ने अपना डीएनए यहाँ छोड़ दिया, तो उस वायरस का डीएनए भी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स ध्यान रखना, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। chromosomal DNA यहाँ पे न्यूक्लियोइड है बैक्टीरिया का। Bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy number of their genome within the bacterial cells। मतलब जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं ना, जब रेप्लिकेट करते हैं तो वो कॉपी नंबर ज्यादा होता है उनका, मतलब अच्छे से रेप्लिकेट कर पाते हैं। उनका ओरा ही 40 कॉपी बना देगा, 50 कॉपी बना देगा, लेकिन कॉपी नंबर प्लाज्मिड का कम होता है। तो यहाँ पे क्लियर लिख रहा है बैक्टीरियोफाजेस हैव हाई कॉपी नंबर पर सेल। ये थोड़ा ध्यान, हाई कॉपी नंबर का मतलब ज्यादा रेप्लिकेट करके फ्रेगमेंट्स बना देगा। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies per cell। तो हम लोग ऐसा वेक्टर चूज करेंगे जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो क्लोनिंग के लिए। Their numbers can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA, मतलब foreign piece of DNA with bacteriophage or plasmid, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid। Suppose करो एक plasmid है, इस पे हो रही है, इसका कॉपी नंबर 100 है, हमने यहाँ पर एक फॉरेन डीएनए लगा दिया है, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक फॉरेन डीएनए, ये रहा फॉरेन डीएनए। तो ये प्लाज्मिड हमारे फॉरेन डीएनए को 100 बार रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है। तो वो हम चूज करेंगे जिसका कॉपी नंबर अच्छा हो। Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बार। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट बेटा, ये ओरई सिलेक्टेबल मार्कर और कोलोनिंगोसाइट्स के बारे में दे रखा है। ओरई हमने डिस्कस किया था अभी,
ओरई हमने डिस्कस किया था भाई, ओरई वो होता है जो रेप्लिकेशन के काम आता है, वो ओरई होना चाहिए जिसका कॉपी नंबर हाई हो। ठीक है, कॉपी नंबर हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर कुछ नहीं होते, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे एम्फिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। ठीक है, तो ये क्या मदद करते हैं? ये क्या मदद करते हैं? Which helps us in identifying and eliminating non-transformed and selectively permitting the growth of the transformants। मैंने बताया था एक ऐसा ई कोलाई जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई तो उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा ई कोलाई जिसमें ऐसा वेक्टर गया है इसके हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो वो ग्रो कर जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव मार्कर किसमें मदद करता है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्म सेल एंड एलिमिनेटिंग आउट द नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, तो ये हमने पूरा रीड कर लिया था। क्लोनिंग साइट्स भी रीड कर ली थी। तो क्लोनिंग साइट क्या होती है? ऐसी साइट्स जहां पर हम लोग अपना फॉरेन डीएनए लाइगेट कर पाते हैं। ठीक है, और वो कुछ नहीं होती, वो ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे तो वहाँ पे फ्रैगमेंट जनरेट हो जाएगा। तो यही होती है क्लोनिंग साइट्स। तो तुम लोग क्या काम करोगे? इसे रीड करोगे। बाकी मैं इस ये पीवीआर 322 हम कल बता देंगे तुम्हें पीवीआर 322 क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे अभी मुझसे। एनसीईआरटी तुम रीड करोगे घर पे? किसी को